मैं राकेश चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द भीम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, पिछले 3-4 क्लासों में अपनों ने मौर्य वंश की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा कर ली थी। अब बात रही उसके प्रशासन की। हमने मौर्य वंश में पढ़ा कि किस प्रकार मौर्य वंश भारतीय राजनीति में आया, उसके उत्थान के क्या कारण थे, कौन इसका संस्थापक था, कौन बिंदुसार था, कौन अशोक था। अशोक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक था जिसके बारे में अपनों ने बड़ी ही विस्तार से वार्ता कर ली थी। दोस्तों, अब बात रही प्रशासन की। कोई भी राजवंश या कोई भी शासक जब तक अपने उसका प्रशासन नहीं कर लेते वह अपने आप में अधूरा रह जाता है, क्योंकि प्रशासन उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में अपनों को जानकारी देते हैं कि उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी, राजा किस तरह से अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार कर रहा था, उसमें लोगों की स्थिति क्या थी, धर्म की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अपने आज चर्चा करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की, अर्थात मौर्य प्रशासन की। तो दोस्तों, मौर्य प्रशासन की जानकारी कहां से मिलती है? तो दोस्तों, जो मौर्य प्रशासन है इसकी जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है उसमें नंबर 1 नाम आता है विष्णुगुप्त। अब ये विष्णुगुप्त कौन है? तो दोस्तों, विष्णुगुप्त के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि हमें मौर्य वंश की जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो विष्णुगुप्त, अगर मैं बात करूं इसके पिता का जो नाम था वो था चणक। इसके पिता का नाम चणक था, माता का नाम यशोमती था और कुटिल बुद्धि होने के कारण इसका एक नाम और पड़ गया, इसको कौटिल्य भी कहा जाने लगा। दोस्तों, कौटिल्य विष्णुगुप्त, पिता का नाम चणक होने के कारण इसको चाणक्य भी कहा जाने लगा। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश प्रारंभ से लेकर जब तक आखिर तक बढ़ते हैं तो एक चेहरा पूरे मौर्य साम्राज्य के अंदर घूमता है, उसका नाम था चाणक्य। तो चाहे चाणक्य कह लो, चाहे कौटिल्य कह लो, चाहे विष्णुगुप्त इसका वास्तविक नाम था। तो दोस्तों, इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। जिसका क्या नाम था दोस्तों? अर्थशास्त्र। देखो दोस्तों, अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु क्या थी, ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी। अर्थ शब्द आते ही अपने दिमाग और जहन में एक ही चीज आती है, वो है इकोनॉमी। तो उस समय कोई इकोनॉमी या जीडीपी की कोई व्यवस्था या कोई समस्या नहीं थी। तो इस अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है या मैं कहूं कि ये किस पर आधारित थी, तो इसकी जो विषय वस्तु है साथियों, वो है राजनीति। इसकी विषय वस्तु राजनीति है। यह राजनीति पर आधारित है कि एक राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए। अगर कोई राजा शक्तिशाली है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, एक राजा कम शक्तिशाली है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो राजनीति है। अब इस अर्थशास्त्र के अंदर मैं बात करूं तो 15 अधिकरण है दोस्तों, 15 अधिकरण है और 150, कहीं 180 उल्लेख मिलता है। 180 या 150 इसके अंदर विषय है, सब्जेक्ट है। 180 विषय है और पुस्तक का नाम था दोस्तों अर्थशास्त्र। 15 अधिकरण है इसके अंदर। मैं बात करूं इसके अंदर 6000 श्लोक है।
6000 श्लोक है। अगर वही मैं बात करूं इन 15 अधिकरणों की, तो इनकी भाषा, अर्थशास्त्र की साथियों भाषा, तो ध्यान रखिएगा उस समय प्राचीन भारतीय इतिहास में एक ही भाषा का स्थान सर्वोपरि रहा था और उस भाषा का नाम है साथियों संस्कृत। संस्कृत संस्कृत यह उस समय की भाषा थी। अगर मैं बात करूं इसकी शैली, तो इसकी शैली गद्य और पद दोनों प्रकार की शैली थी, या इनको सामूहिक रूप से मैं चंपू काव्य शैली कह सकता हूं। चंपू काव्य शैली। तो दोस्तों विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, इसकी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, क्योंकि मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य में एक चेहरा बार बार घूमता है जिसका नाम है दोस्तों चाणक्य। पिता का नाम चाणक्य था, माता का नाम यशोमती था। पुस्तक कौन सी लिखी थी दोस्तों? अर्थशास्त्र लिखी थी। उसकी विषय वस्तु क्या थी? विषय वस्तु क्या थी? तो राजनीति पर आधारित थी। 15 अधिकरण थे, 150 या 180 विषय थे, 6000 श्लोक थे, भाषा संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, भाषा संस्कृत थी। अब मैं बात करूं इस 15 अधिकरणों में एक अधिकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके 6ठे अधिकरण में अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इस जो 6ठा अधिकरण है, जो 6ठा अधिकरण है अर्थशास्त्र का 6ठा अधिकरण, इसके अंदर एक सिद्धांत दिया गया, एक सिद्धांत, एक थ्योरी दी गई है जिसका नाम है साथियों सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत। यह सप्तांग सिद्धांत क्या है, तो इसकी भी अपने चर्चा कर लेते हैं। सप्तांग अर्थात एक राजा बनने के लिए 7 वस्तुओं का होना आवश्यक है। अगर मैं कह दूं कि मैं एक राजा हूं, तो आप पूछोगे सर जी कौन सा रियासत का राजा हो? भाई कौन सी रियासत का राजा हो? आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? तो एक राजा बनने के लिए कौन कौन से 7 अंग होने चाहिए, उसकी चर्चा इस सप्तांग सिद्धांत में की गई है। तो देखिएगा दोस्तों सप्तांग सिद्धांत क्या है। सप्तांग सिद्धांत में राजा के पास 7 चीजों का होना अनिवार्य है। 7 चीजों का होना अनिवार्य है। वो 7 चीज कौन कौन सी होनी चाहिए? तो नंबर 1 स्वयं राजा होना चाहिए। स्वयं राजा होना चाहिए। राजा होगा तो क्या होगी? नंबर 2 जनपद अर्थात जनता होनी चाहिए। जनता होगी तभी राजा होगा। नंबर 3 अगर मैं बात करूं राजा, जनपद, और नंबर 3 राजा का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका नाम है साथियों दुर्ग। राजा, जनपद, दुर्ग। अगर नंबर 4 में बात करूं तो दुर्ग के अंदर कोष होना चाहिए। कोष, पैसा होना चाहिए। पैसा होना चाहिए। पैसा होगी तो साथियों सेना होगी। पैसा होगा तो सेना होगी। और राजा को परामर्श हेतु एक अमात्य अर्थात एक मंत्री की आवश्यकता होती है। और नंबर जो 7 है वो अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मित्र। भी राजा के पास मित्र भी होना चाहिए। तो सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में दिया गया साथियों। इसके अंदर सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है कि एक राजा के पास, एक किंग के पास क्या होना चाहिए? तो एक राजा के पास ये 7 चीजें, राजा स्वयं होना चाहिए, जनता होनी चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, कोष होना चाहिए, सेना, अमात्य और मित्र। यह सप्तांग सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे मैं बात करूं कि आगे प्रशासन की जानकारी कौन देता है, तो एक यूनानी लेखक, एक यूनानी दार्शनिक था जिसका नाम मैं पहले भी चर्चा में ले चुका हूं। ध्यान हो तो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था, तब एक यूनानी दार्शनिक का नाम लिया था मैंने, मेगास्थनीज यूनान का एक दार्शनिक था
जो सिकंदर महान के साथ भारत में आया था, उसके बाद भारत में आया था, ये 305 ईसा पूर्व के अंदर भारत आया था और लगभग 299 ईसा पूर्व तक भारत के अंदर रहा था। भारत के विभिन्न प्रांतों के अंदर भ्रमण करके इसने उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में एक बड़ा ही शानदार और सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है साथियों। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है साथियों इंडिका। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है दोस्तों, तो ये दो जो महान लेखक है कौटिल्य और मेगास्थनीज, इनके वृत्तांतों से अपने को पता चलता है कि उस समय किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही होगी, राजा कैसा था, किस प्रकार की धार्मिक स्थिति रही होगी। अब अगर मैं बात करूं आगे प्रशासन की, तो इसके अंदर प्रशासन, कोई भी प्रशासन हो, वो शासन की सरलता हेतु, नीतियों की सरलता हेतु उसको कुछ पार्टों में विभक्त बांट दिया जाता है। जैसे मौर्य प्रशासन भी केंद्र और प्रांत, केंद्र और प्रांत, इन दो इकाइयों में बांट दिया गया। आगे प्रांत की इकाइयां जुड़ती गई, उसकी चर्चा अभी कुछ समय में करने वाले हैं। अब बात करूं मैं केंद्र, तो मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम, मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन था साथियों। केंद्रीकृत प्रशासन अर्थात शक्तियों का बड़ा ही सुनियोजित ढंग से बंटवारा कर दिया गया था ताकि शासन की सरलता हो सके। अब केंद्र, इस केंद्रीकरण शासन के दो महत्वपूर्ण अंग थे। उन महत्वपूर्ण अंगों में एक का नाम उल्लेख मिलता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और एक का नाम मिलता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में 18 विभाग थे। मंत्री परिषद में 18 विभाग थे। उस समय विभागों को तीर्थ कहा जाता था साथियों। क्या कहा जाता था? तीर्थ। मंत्री परिषद में 18 विभाग थे। उन विभागों को उस समय तीर्थ कहा जाता था। उन तीर्थों की संख्या की मैं बात करूं तो उन तीर्थों की संख्या है साथियों 18। यह ध्यान रखना 18 संख्या है। जो मंत्री थी वो इस मंत्री परिषद थे थोड़ी सी स्टैंडर्ड की थी, ऊंची लेवल की थी। इसमें 3, 4 या 5 लोग होते थे। कौन कौन से होते थे? तो नंबर 1 बात करूं, उसके अंदर युवराज होता था, युवराज। नंबर 2 इसके अंदर अमात्य होते थे, अमात्य या मंत्री कह सकता हूं मैं इनको। नंबर 3 इसके अंदर पुरोहित होते थे, इसके अंदर पुरोहित होते थे। उस समय पुरोहितों का समाज के अंदर वर्चस्व था साथियों। नंबर 4 में बात करा तो इसके अंदर सेनापति भी था, इसके अंदर सेनापति भी था और एक सनी दाता भी था। सनी दाता कौन था सर? तो सनी दाता कोषाध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष नाम से पता चल रहा है कि कोष का अध्यक्ष, अर्थात आज के संदर्भ में यह क्या था? आज के संदर्भ में वित्त मंत्री था साथियों। तो मंत्री परिषद से थोड़ी सी हाई लेवल की थी। 4 या 5 सदस्यों को उल्लेख मिलता है युवराज। तो युवराज राजा का उत्तराधिकारी था जो इन प्रांतों में शासन करता था। वहीं बात करूं मैं अमात्य की, तो अमात्य में शामिल होने से पहले अर्थात मंत्री बनने से पहले एक टेस्ट होता था, एक परीक्षण होता था, जिस परीक्षण का नाम था साथियों उपदा परीक्षण। उसका नाम था उपदा परीक्षण। अब ये क्या सिस्टम है उपदा परीक्षण? देखिएगा, उपदा परीक्षण के अंदर क्या होता था? जो मंत्री बनने वाले हैं या पुरोहित बनने वाले हैं, उनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था। ऐसा नहीं है कि कोई छठी या 7वीं फेल शिक्षा मंत्री बन जाए, ऐसी बात नहीं थी उस समय। तो उनके चरित्र को भली भांति जांचा और परखा जाता था। उनके चरित्र को जांच और परख लेने के पश्चात उनको ये पद दिए जाते थे साथियों। क्योंकि मंत्री और पुरोहित
उस समय बड़े ही महत्वपूर्ण दो स्थान थे जो राजा को परामर्श देते थे। अगर मैं बात करूं इन मंत्रियों के कार्यों की, तो ये राजा को सलाह सलाह या मैं कहूं एडवाइस देते थे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये केंद्रीय प्रशासन आपको समझ में आया होगा। केंद्रीय प्रशासन दो भागों में विभक्त था, एक का नाम मंत्री परिषद, एक का नाम मंत्री। मैं बात करूं मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद में उस समय तीर्थ अर्थात विभागों को तीर्थ कहा जाता था। संख्या में 18 थे। तो मैं बात करूं मंत्री की संख्या में 4 या 5 थे। ठीक है दोस्तों, इनमें युवराज था, मंत्री थे, सेनापति थे, पुरोहित थे। साथियों, एक था सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष था। इनका कार्य राजा को सलाह देना था। अब बात रहती है इनके वेतन की। तो साथियों, इन मंत्री परिषद विभाग या तीर्थों का जो वेतन था वो 12,000 वार्षिक पूर्ण था। जो इनको वेतन था वो नगद के रूप में दिया जाता था, कैश दिया जाता था। मैं बात करूं मंत्रिण की, तो मंत्रिण ऊपर की संस्था थी, स्टैंडर्ड की संस्था थी, तो वेतन भी स्टैंडर्ड का होगा। तो साथियों, मंत्रियों का वेतन 48,000 वार्षिक पण था। साथियों, 48,000 वार्षिक पूर्ण या पण था। यह बात रही केंद्रीय प्रशासन की। अब बात करता हूं मैं प्रांतों की। प्रांत भी उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण थे। शासन की सरलता या सुविधा हेतु इस मौर्य साम्राज्य के अंदर केंद्र को आगे प्रांतों में विभक्त कर दिया गया ताकि शासन में सरलता रहे। अब बात करता हूं मैं दोस्तों, अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन की उस समय प्रांतों के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो साथियों, ध्यान देना, उस समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतीय जो प्रशासन था, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य के समय की। इस कॉन्सेप्ट को समझना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य के समय की। इसे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आदि पुरुष कह सकते हो आप। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो प्रांत थे वो 4 भागों में विभाजित थे। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 आता है आपका उत्तरापथ। नंबर 2 आता है अवंतीपथ। नंबर 3 आता है दक्षिणापथ। और नंबर 4 आता है प्राची कह लो चाहे पूर्वी पथ कह लो। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 भागों में विभाजित थे, उत्तरापथ, अवंतीपथ, दक्षिणापथ, प्राची या पूर्वी पथ। बात कर रहा हूं दोस्तों इनके राजधानियों की मैं। तो उत्तरापथ की उस समय राजधानी थी तक्षशिला। इस बात से आप भली भांति वाकिफ हो कि तक्षशिला का इस मौर्य साम्राज्य के उत्थान में कितना बड़ा योगदान रहा होगा। बात कर रहा हूं मैं अवंतीपथ। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं अवंतीपथ। राजधानी थी साथियों उज्जैन। सम्राट अशोक राजा बनने से पहले इस उज्जैन का ही गवर्नर था, उज्जैन का इस प्रांतीय शासक था। साथियों, बात कर रहा हूं दक्षिणापथ की। तो दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। और आखिरी बचता है प्राची या पूर्वी पथ की राजधानी पाटलिपुत्र। आगे सम्राट अशोक राजा बनने के पश्चात अशोक शासक बनने के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है। साथियों, कलिंग पर आक्रमण करता है 261 ईसा पूर्व के अंदर कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग को जीत लेने के पश्चात इस प्रांतों में कलिंग को भी शामिल कर लेता है। साथियों, 5वां जो प्रांत है वो कलिंग है। और साथियों, कलिंग की राजधानी तोसली थी।
तोसली। ये प्रांतीय प्रशासन था साथियों। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मैं बात कर रहा था पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांतों को लेकर मिलता है अपने को, उत्तरापथ, अवंतीपथ, दक्षिणापथ और पूर्वीपथ या प्राचीपथ। उसके बाद अशोक ने एक और प्रांत को इसके अंदर जोड़ दिया, उसका नाम था साथियों कलिंग। राजधानी की बात करूं मैं तोसली। तो दोस्तों आज के क्लास में अपनों ने चाणक्य क्या था, चाणक्य कौन था, क्या नाम थे, माता कौन थी, पिता कौन था, कौन सी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक की विषय वस्तु क्या थी, कितने उसमें अधिकरण थे, कितने श्लोक थे, किस जो छठा अधिकरण था वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था। सप्तांग सिद्धांत की बात कर ली साथियों। वहीं प्रशासन, 2 बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु केंद्रीय प्रशासन की चर्चा कर ली। उसके बाद अपनों ने प्रांतीय प्रशासन की चर्चा कर ली। केंद्रीय प्रशासन में अपनों ने मंत्री परिषद को पढ़ दिया। प्रांतीय प्रशासन में अपनों ने किसको पढ़ दिया साथियों, प्रांतीय प्रशासन में अपनों ने प्रांतों को पढ़ दिया। उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रशासन है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।